हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रूडेंट क्लासेस। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। सो गाइज, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे सब्जेक्ट MCU 3 के यूनिट 3 का पार्ट 4। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में जो टॉपिक्स डिस्कस होंगे वो होंगे बेसिकली रिलेटेड टू द मेथड्स जो कि प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो विल डिस्कस अबाउट दोज मेथड्स एंड विल आल्सो डिस्कस देयर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। ठीक है, क्या उनके एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, सभी मेथड के डिस्कस करेंगे। तो काफी डिटेल्ड वीडियो होने वाला है, थोड़ा लॉन्ग वीडियो रहेगा, तो पूरा वीडियो देखने की कोशिश कीजिएगा और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको समझ लीजिएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये। और आगे बढ़ने से पहले आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर नए हैं, जिससे कि अपकमिंग जितनी भी वीडियोस हैं उनकी आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और ये जो क्वेश्चन है आपके असाइनमेंट में भी रिसेंटली पूछा गया है, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग द प्राइमरी डेटा, और एग्जाम में भी आने के चांसेस हैं। तो अच्छे से तैयार कीजिएगा। जिन्होंने ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ है, वेरी गुड। आगे बढ़ने से पहले मिशन भी याद रखिएगा, दैट इज 70% और मोर इन दी अपकमिंग एग्जाम्स। एंड वीडियो के पीडीएफ्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको अपडेट्स भी मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो पर्टिकुलर वीडियो है इसमें मैं आपको हैंड रिटन आंसर प्रोवाइड करूंगा, ताकि आपको समझ में भी आए कि किस तरीके से आप अपने आंसर को लिख सकते हैं एग्जाम्स में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स प्रोसीड। तो आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे अपने आंसर को। और कोई भी आंसर लिखने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो आपको समझनी होंगी। जैसे कि आप अभी आंसर में देख सकते हैं, हमने मेथड्स डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया, तो वही आपको भी करना है। यहाँ पर बेसिकली छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देंगे। तो पॉइंट है हमारा, इन एनी बिजनेस सिचुएशन डेटा इज रिक्वायर्ड टू मेक इफेक्टिव डिसीजंस। The data needed can be obtained from the primary source or the secondary source. तो डेटा की मैं अगर बात करूं तो डेटा आपके दो तरह के होते हैं, एक होता है प्राइमरी डेटा, एक होता है सेकेंडरी डेटा। इन दोनों के बीच में डिफरेंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। प्राइमरी डेटा जो होती है वो हमारी ओरिजिनल डेटा होती है, जो कि सबसे पहली बार कलेक्ट की जाती है किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए। एंड जो भी अथॉरिटीज होती हैं वो इस डेटा को पब्लिश करती हैं और कलेक्ट करती हैं। ठीक है, तो देर आर पर्टिकुलर अथॉरिटीज जो उस पर्टिकुलर डेटा को, जिसको हम प्राइमरी डेटा बोलते हैं, उसको पब्लिश करती हैं और कलेक्ट करती हैं। तो यानी कि सेम इंडिविजुअल, सेम रिसर्चर दोनों काम करेगा। ठीक है, तो शॉर्ट में अगर हमें बोलना हो तो इन शॉर्ट वी कैन से द डेटा कलेक्टेड बाय द रिसर्चर फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर हिज ओन पर्पस इज नोन एज प्राइमरी डेटा। और जब ये डेटा कोई थर्ड पार्टी यूज कर लेता है तो वो हमारी क्या बन जाती है, सेकेंडरी डेटा। अभी हमारा डिस्कशन यहाँ पे खत्म हो गया, इंट्रोडक्शन हमने दे दिया। अब हम बात करेंगे अपना मेन पॉइंट के ऊपर, जो कि है मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग द प्राइमरी डेटा। तो मेथड्स की अगर मैं बात करूं तो देर आर 4 इंपॉर्टेंट मेथड्स विच वी नॉर्मली यूज टू कलेक्ट द प्राइमरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए आपके 4 मेथड्स यूज होते हैं। तो 4 मेथड्स हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दीज आर द 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। सबसे पहला मेथड है हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड, दूसरा है इंटरव्यू मेथड, थर्ड वन इज द लोकल रिपोर्टर्स एंड करस्पॉन्डेंट्स, एंड फोर्थ वन इज द क्वेश्चनायर एंड शेड्यूल मेथड्स। ठीक है, तो ये 4 मेथड्स याद रख लीजिए, इनके हेडिंग्स, और इन्हीं के ऊपर अब हमारा डिस्कशन रहेगा। ठीक है, सो 4 मेथड्स वी हैव: observation method, interview method, local reporters and correspondents methods, and questionnaire and schedule methods. तो सबसे पहला जो हमारा मेथड है which is known as observation method, थोड़ा सा पढ़ेंगे इसके बारे में और फिर इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे आगे। ओके, आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे होंगे। आई एम जस्ट ट्राइंग टू रैप दिस पर्टिकुलर वीडियो सून, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं डिस्कस करने के लिए। तो आप भी साथ साथ बने रहिए, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो ऑब्जर्वेशन मेथड हमारा जो है सबसे पहला मेथड है आउट ऑफ द 4 मेथड्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस and which are commonly used for collecting the primary data. So observation is the systematic watching and noting of phenomena as they occur in nature to find out the cause and effect or mutual relation. तो observation क्या होती है, किसी भी फिनोमेना या एक्टिविटी को जो कि नेचर में होती है उसको सिस्टमेटिक तरीके से वॉच करना और जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनको नोट करना, जिससे कि आप उसके कॉज और इफेक्ट को या फिर म्यूचुअल रिलेशनशिप को फाइंड आउट कर सको। तो ये हमारी कहलाती है ऑब्जर्वेशन। ओके, तो ऑब्जर्वेशन क्या है, एक सिस्टमेटिक वॉचिंग एंड नोटिंग ऑफ फिनोमेना और एक्टिविटी टू फाइंड आउट द कॉज एंड इफेक्ट और म्यूचुअल रिलेशंस।
ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या होता है, द रिसर्चर कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन डायरेक्टली थ्रू ऑब्जर्वेशन रेदर देन थ्रू द रिपोर्ट्स ऑफ अदर्स। तो ऑब्जर्वेशन मेथड में जो रिसर्चर होता है वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू डेटा को कलेक्ट करता है। और ऑब्जर्वेशन में आपका इट कैन बी अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट में कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, ऑब्जेक्ट में आपका कोई भी आइटम हो सकता है जिसको रिसर्चर ऑब्जर्व करेगा और उसके थ्रू अपने जो भी डेटा है उसको गैदर करेगा। Now, in this method, the researcher records the relevant information without asking any one specific question and in some cases even without the knowledge of the respondent. तो ऑब्जर्वेशन जो मेथड हमारा इस्तेमाल होता है इसमें कभी कभी जो रिसर्चर हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है, देखिए अगर कोई ह्यूमन बीइंग है जिसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो कभी कभी उसको बता दिया जाता है, कभी नहीं बताया जाता है। लेकिन बताने में प्रॉब्लम ये होती है, अगर आप किसी इंडिविजुअल को बता दोगे कि आपको ऑब्जर्व किया जा रहा है तो हो सकता है उसकी जो नेचुरल परफॉर्मेंस है वो ना आए। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो ऑब्जर्वेशन मेथड में कई तरीके इस्तेमाल होते हैं और जो ऑब्जर्वेशन मेथड है हमारा डेटा कलेक्शन का बहुत ही इफेक्टिव मेथड है। और खास तौर पे तब ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है जब बिहेवियरल सर्वेस किए जाए, यानी कि जब इंडिविजुअल्स के बिहेवियर के बारे में, ग्रुप के बिहेवियर के बारे में आपको जानना हो, तब ये मेथड सबसे बेस्ट मेथड हो जाता है। अब एग्जाम्पल की बात कर लें कब आपका ये मेथड बेस्ट रहेगा, जब आपको अपने वर्कर्स का एटीट्यूड जॉब के रिगार्डिंग फाइंड आउट करना है। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपके जो वर्कर्स हैं उनका एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है आपकी जॉब से रिलेटेड। स्ट्रेटजीज जो कि यूज की जाएंगी कस्टमर के लिए ड्यूरिंग सेल और परचेज बार्गेनिंग। तो जब भी सेल या परचेज का कोई मेथड यूज होगा तो उसमें कस्टमर किस तरीके से रिएक्ट करता है और कौन सी स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए जिससे कि कस्टमर को अट्रैक्ट किया जा सके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट परचेज करने के लिए। तो इसके लिए भी ऑब्जर्वेशन मेथड बेस्ट रहेगा। यहाँ पर जो रिसर्चर्स होते हैं अलग अलग टेक्निक्स को यूज करके चेक करते हैं कि कौन सी टेक्निक बेस्ट रहेगी कस्टमर्स को बार्गेनिंग करते टाइम पर। ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ विजिटर्स इन अ ट्रेड फेयर। तो बहुत सारे ट्रेड फेयर्स किए जाते हैं तो उसमें हो सकता है रिसर्चर चेक करें कि जो विजिटर्स होते हैं वो कैसा बिहेव करते हैं, आके सिर्फ चीजें देखते हैं या परचेज भी करते हैं, और परचेज करते हैं तो उनके पीछे क्या रीजन होता है। ऑब्जर्वेशन मेथड्स आर ऑफ टू टाइप्स। अब हम बात करें तो ऑब्जर्वेशन मेथड्स हमारे दो तरीके के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। ऑब्जर्वेशन मेथड दो तरीके के होते हैं, एक पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड और एक नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड। अब क्या होता है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड और क्या होते हैं नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड, लेट्स टॉक अबाउट। So in this method, the researcher joins in the daily life of an informant or organization and observes how they behave. तो यहाँ पर क्या है कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है हमारा जो ऑब्जर्वर होता है या रिसर्चर, और जो भी इंफॉर्मेंट होता है या रेस्पोंडेंट होता है या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में हम एक्चुअली डेटा को कलेक्ट करना चाहते हैं, तो उसकी जो डेली एक्टिविटीज है उसमें पार्टिसिपेट करके उनके बिहेवियर को नोट डाउन करता है। अब नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या होता है, द रिसर्चर डज नॉट ज्वाइन द इंफॉर्मेंट और ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टेड ही वॉचेज और ऑब्जर्व देम फ्रॉम आउटसाइड। तो यहाँ पर बिल्कुल डीपली इंक्लूडेड इन्वॉल्व होता है एक रिसर्चर। यहाँ पर क्या होता है, इन्वॉल्व होता है इन द डे टू डे एक्टिविटी। यहाँ पर आउटसाइड ही ऑब्जर्व करता है, यानी बाहर से ही पता भी नहीं चलने दिया जाता, और रेस्पोंडेंट को या फिर इंफॉर्मेंट्स को या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको ऑब्जर्व किया जाता है। आपने देखा होगा जितने भी डिटेक्टिव्स होते हैं, डिटेक्टिव्स क्या करते हैं, बताते नहीं है। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड होता है, वहां पर वो चुपचाप जाके सारी ऑब्जर्वेशंस अपना करते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड में रिसर्चर ज्वाइन नहीं करता इन्फॉर्मेंट या फिर आपका रेस्पोंडेंट को। अब बात करेंगे हम मेरिट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड। तो हमारा जो ऑब्जर्वेशन मेथड है क्या क्या एडवांटेजेस हैं उस मेथड के। तो फर्स्ट एडवांटेज इज यूजफुल फॉर बिहेवियरल स्टडी। तो हमारा जो ऑब्जर्वेशन मेथड है एक बहुत ही यूजफुल मेथड है बिहेवियरल स्टडी करने के लिए। So the observation method is considered as one of the most suitable methods when the informants are unable or reluctant to provide information. This method also helps to get data from the informant's behavior. तो ये ऑब्जर्वेशन जो मेथड है एक बहुत ही सूटेबल मेथड है जब भी इंफॉर्मेंट आपको रिक्वायर्ड डेटा नहीं प्रोवाइड कर सकता प्रोएक्टिवली,
तो आप उसको ऑब्जर्व करके भी डेटा क्या कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो। और इसमें आप जो डेटा है ऑब्जर्व, जो इन्फॉर्मेंट है या रेस्पोंडेंट है उसके बिहेवियर के थ्रू भी गैदर कर सकते हो। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि बिहेवियरल स्टडी के लिए ऑब्जर्वेशन मेथड बहुत ही यूजफुल मेथड है। नाउ बात करेंगे सेकंड पॉइंट, प्रोवाइड्स डीप इनसाइट, यानी कि बहुत डीप इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है अगर आप ऑब्जर्वेशन मेथड को यूज करते हैं। बहुत ही बेस्ट मेथड इसलिए माना जाता है। तो द ऑब्जर्वेशन मेथड इज एक्सट्रीमली हेल्पफुल फॉर इंटेंसिव स्टडी which in turn provides the deeper insight into the problem। तो किसी भी प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचने के लिए ऑब्जर्वेशन मेथड को बेस्ट मेथड माना जाता है, क्योंकि इसके थ्रू आप इंटेंसिव स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि चीजें क्यों आपकी होती हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ठीक से एस्टैब्लिश किया जा सकता है ऑब्जर्वेशन मेथड में। नाउ द थर्ड पॉइंट वी हैव एक्यूरेट एंड क्विक डेटा। जो ऑब्जर्वेशन मेथड है उसमें एक्यूरेट और क्विक डेटा मिलती है। तो in the observation method, the researcher collects the data through observation of the informant or the organizations. This in turn provides the data which is accurate and quicker to process। तो यहाँ पर जो रिसर्चर है वो डायरेक्टली इंडल्ज होता है ऑब्जर्वेंट के साथ में, ठीक है, डायरेक्टली नोट डाउन करता है हर एक एक्टिविटी को, इन्फॉर्मेंट की या फिर ऑर्गेनाइजेशन की, जिसको भी आप ऑब्जर्व कर रहे हो बेसिकली। और इसके थ्रू जो डेटा है वो आपका मोस्टली एक्यूरेट ही होती है और फास्ट होती है एज कंपेयर टू अदर मेथड्स ऑफ प्राइमरी डेटा कलेक्शन। ओके, तो ये थे हमारे तीन एडवांटेजेस या मेरिट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डीमेरिट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड। तो आप देखेंगे कि कौन कौन से डीमेरिट्स हैं या फिर आप कह सकते हो डिसएडवांटेजेस हैं हमारे इस मेथड के। ठीक है, तो तीन एडवांटेजेस पढ़े, अब डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। सबसे पहला जो ये मेथड है अनप्रिडिक्टेबल है, तो अनप्रिडिक्टेबिलिटी इसका सबसे पहला डिसएडवांटेज है। तो while using the observation method there arises many situations where the researcher cannot predict the occurrence of an event, thus when an event occurs the researcher may not be ready or available to observe the event। तो जो भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है जिसके एक पर्टिकुलर बिहेवियर को या फिर पॉइंट को हम क्या करना चाहते हैं, ऑब्जर्व करना चाहते हैं, तो हो सकता है वो इवेंट आपका एक एक पर्टिकुलर कंडीशन में अकर हो और उसको प्रिडिक्ट करना इजी नहीं हो। तो बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पर रिसर्चर प्रिडिक्ट नहीं कर सकता उस पर्टिकुलर इवेंट की अकरेंस को। और उस केस में जब इवेंट अकर होता है तो हो सकता है आपका जो रिसर्चर है वो रेडी ही ना हो। अब जब वो रेडी नहीं होगा या अवेलेबल नहीं होगा तो इवेंट को ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा, ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा तो ऑब्जर्वेशन मेथड के थ्रू डेटा कलेक्शन पॉसिबल ही नहीं होगी। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल मेथड है। सेकेंड इज अनरिलायबल। तो कभी कभी जो ये मेथड है हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड एक अनरिलायबल मेथड भी हो जाता है। The observation method becomes an unreliable data collection method when the participants are aware of the observer। Due to this knowledge, the participants may alter their behavior। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर ऑब्जर्वेंट्स जो होंगे, जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं या रेस्पोंडेंट्स हैं या इन्फॉर्मेंट्स हैं बेसिकली, अगर मैं उनकी बात करूं, उनको पता होगा ऑब्जर्वर के बारे में, तो वो अपने बिहेवियर को चेंज कर लेंगे, ऑल्टर कर लेंगे, ठीक है। और जब चेंज हो जाएगा तो आप जो एक्चुअली चीज ऑब्जर्व करना चाहते हो, जो डेटा कलेक्ट करना चाहते हो, वो रियल डेटा नहीं होगी, वो अनरिलायबल डेटा हो जाएगी आपकी। तीसरा है बायस। जो डेटा कलेक्ट की जाती है ऑब्जर्वेशन मेथड के थ्रू कभी कभी बायस्ड भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑब्जर्वेंट होता है, रिसर्चर होता है, वो ऑब्जर्व करके डेटा कलेक्ट करेगा। अब जो ऑब्जर्वेंस जो ऑब्जर्वर होगा, जो कि डेटा को ऑब्जर्व करेगा, उसके जो पर्सनल बायसेस हैं या लैक ऑफ ट्रेनिंग है, वो बेसिकली कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगी रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा को। हो सकता है कुछ जरूरी चीजें आपकी नोट डाउन ना हो। So the observation method is also considered as a biased method as this method is used by the observer। तो यहाँ पर बेसिकली एक ह्यूमन बीइंग ही कर रहा है बेसिकली मेथड को यूज, और जब भी कोई इंसान यूज करेगा तो कहीं ना कहीं पर्सनल प्रीजुडिसेस और यू कैन से प्री कॉन्सेप्शन और द पर्सनल बायसेस हो जाएंगे। यानी कि उसकी भी एक सोच होगी, कोई चीज उसको सही लगेगी, कोई चीज उसको गलत लगेगी, कोई चीज उसको इम्पोर्टेंट लगेगी। आपको कुछ चीज इंपॉर्टेंट लग सकती है, मुझे नहीं लग सकती। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, अलग अलग लोग, अलग अलग उनकी थिंकिंग, और इससे कहीं ना कहीं जब डेटा कलेक्ट होती है तो कहीं ना कहीं वो बायस्ड होती है, ठीक है। तो ये बायस्ड हमारा थर्ड डिसएडवांटेज है। और चौथा हमारा जो पॉइंट है वो है नैरो कवरेज।
तो जो हमारा मेथड है ऑब्जर्वेशन मेथड, इसकी जो कवरेज है काफ़ी नैरो है, काफ़ी छोटे सैंपल को कवर किया जा सकता है इस मेथड के थ्रू. So the observation method has a narrow coverage as this method cannot be used extensively if the inquiry is large and spread over a wide area. तो जब आपकी इंक्वायरी काफी बड़ी होगी तो एक्सटेंसिवली इस मेथड को यूज नहीं किया जा सकता. एक रिसर्चर लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल को ही एक पर्टिकुलर टाइम में क्या कर सकता है, बेसिकली ऑब्जर्व कर सकता है, सबको नहीं कर सकता. ध्यान दीजिएगा. तो जब भी इंक्वायरी लार्ज होगी या स्प्रेड होगी वाइड एरिया में, तब ये मेथड आपके लिए यूजलेस मेथड कहलाएगा. आपका इससे कोई फायदा नहीं हो पाएगा. तो नाउ बात करेंगे मेथड नंबर 2 की, जो कि है इंटरव्यू मेथड. ओके, तो मेथड नंबर 2 हमारा है इंटरव्यू मेथड. तो इंटरव्यू करना किसी को सिंपल. An interview is a meeting between two persons conducted to obtain the information related to the proposed study. तो जो भी रिसर्च वर्क आप करना चाहते हो उसके लिए आप क्या कर रहे हो, आप लोगों के साथ में मीटिंग कर रहे हो, मीटिंग कंडक्ट कर रहे हो, जिससे कि आपकी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन गैदर की जा सके, और ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इंटरव्यू. So interview is one of the most powerful tools and most widely used for primary data collection in business research. तो जो इंटरव्यू मेथड है वो काफ़ी यूजफुल मेथड है और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मेथड है प्राइमरी डेटा कलेक्शन के लिए. जब भी कोई बिजनेस रिसर्च होगी तो सबसे पहला प्रेफरेंस इंटरव्यू मेथड को ही दिया जाता है. इन द इंटरव्यू मेथड the research data or information collected is not a simple conversation between the investigator and the informant, but also the glances, gestures, facial expressions, level of speeches, etc. are all part of the process. तो जब भी इंटरव्यू मेथड कंडक्ट किया जाता है तो उसमें सिर्फ कॉन्वर्सेशन नहीं होती आपकी इन्वेस्टिगेटर और इन्फॉर्मेंट के बीच में, जब उस इसके अलावा उसके बॉडी एक्सप्रेशन, उसके जेस्चर्स और उसकी लेवल ऑफ स्पीच, हर चीज़ को नोटिस किया जाता है इस इंटरव्यू प्रोसेस में. Now, through the interview method, the researcher can collect different types of data intensively and extensively. तो जब डेटा हमें इंटेंसिवली और एक्सटेंसिवली कलेक्ट करने की ज़रूरत होती है तो इंटरव्यू मेथड बेस्ट मेथड होता है. अब इंटरव्यूज़ को कई कई अलग अलग कैटेगरीज में आपका डिवाइड किया गया है. बेसिकली मैंने यहाँ पर 4 टाइप्स के इंटरव्यूज़ जो है मेंशन किए हैं, जो कि कॉमनली ऑब्जर्व आपने भी किए होंगे. सबसे पहला इंटरव्यू का टाइप है डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू. ठीक है, डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू. तो under this method, the investigator meets the informant personally, asks them questions related to inquiry and collect the desired information. तो सीधे इंटरव्यू, जो डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू है उसमें क्या है, बेसिकली जो भी रिसर्चर है या इन्वेस्टिगेटर है वो जो भी इंफॉर्मेंट है उसके पास जाता है पर्सनली, और जो भी क्वेश्चंस होते हैं रिलेटेड टू दी रिसर्च वर्क उनको पूछता है और अपनी जो डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट कर लेता है. तो ये सिंपल डायरेक्ट इंटरव्यू हो गए. अब यहाँ पर आया इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू. इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यूज की बात करें तो इस मेथड में क्या होता है, द इन्वेस्टिगेटर contact third parties or witnesses who are closely associated with the person or situation under study and are capable of providing necessary information. तो यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो डायरेक्टली इंफॉर्मेंट को या बेसिकली ऑब्जर्वेंट को इंफॉर्मेंट को अप्रोच नहीं करता, यानी कि डायरेक्टली सीधे जो मेन इंडिविजुअल है उसको अप्रोच नहीं करता, ये थर्ड पार्टीज को अप्रोच करता है या विटनेसेस को अप्रोच करता है जो कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन या पर्सन के साथ में एसोसिएटेड होते हैं. अब जैसे आपने देखा होगा जब कोई मर्डर की इन्वेस्टिगेशन होती है तो उसमें अब जिसका मर्डर हुआ इंडिविजुअल का उसको तो डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकते, तो जितने भी लोग कनेक्टेड होते हैं उस मर्डर के केस से उन सभी को अप्रोच किया जाता है, उन सभी के साथ में इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाते हैं. ये कहलाते हैं आपके इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यूज. और थर्ड हमारा होता है इंटरव्यू का टाइप जो कि है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू. ठीक है, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, बेसिकली सेट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड द रेस्पॉन्सेज आर रिकॉर्डेड इन अ स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म. तो जो इन्वेस्टिगेटर होता है उसके पास में कुछ फिक्स्ड क्वेश्चंस होते हैं जो कि वो बेसिकली इंफॉर्मेंट से क्या करना चाहता है, पूछना चाहता है, तो वो उसके पास में क्वेश्चन फिक्स्ड हैं, उन्हीं क्वेश्चन को पूछा जाता है और जो रेस्पॉन्स होता है आपका इंफॉर्मेंट का उसको कैप्चर कर लिया जाता है. और इस मेथड को हम एक और नाम से जानते हैं, इसको कहते हैं फॉर्मल इंटरव्यू. और ये बेसिकली यूजफुल होता है लार्ज स्केल जब इंटरव्यूज कंडक्ट कराने होते हैं तब, यानी कि जब बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू करना होता है तो आप एक फिक्स्ड फॉर्मेट बना देते हैं क्वेश्चन का और उन्हीं क्वेश्चंस को पूछते हैं, फिर चाहे वो बेसिकली आपका इन्वेस्टिगेटर पूछे या उसके थ्रू हायर किया हुआ कोई और इंडिविजुअल. ठीक है,
तो यहाँ पर जब बहुत सारे इंटरव्यूज करने होते हैं लोगों के, तब ये मेथड बेस्ट रहता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का। अब नेक्स्ट हमारे पास मेथड है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। तो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू मेथड में क्या होता है, जो इन्वेस्टिगेटर होता है उसके पास में सेट ऑफ क्वेश्चंस फिक्स नहीं होते, सिर्फ कुछ की पॉइंट्स होते हैं जिसके थ्रू इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है, और इसीलिए इस मेथड को हम इनफॉर्मल इंटरव्यू भी बोलते हैं। और जब कंडक्ट किया जाता है, जब किसी चीज के रिगार्डिंग एक्सप्लोर करना है आपको, ठीक है, और रिसर्चर जब श्योर नहीं होता कि किस टाइप की डेटा उसको कलेक्ट करनी है, तो उस टाइम पर अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या है, बेस्ट रहता है। तो जो भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और डेटा उसी के अकॉर्डिंग कलेक्ट की जाती है। तो अब बात करेंगे मेरिट्स की इंटरव्यू मेथड्स के, यानी कि कौन कौन से एडवांटेजेस हैं। लेट्स टॉक अबाउट द इंटरव्यू मेथड। तो सबसे पहला है हाई रेस्पॉन्स रेट। तो पर्सनल इंटरव्यूज यील्ड हाई रेस्पॉन्स रेट्स as people are more willing to supply information if they are approached directly। तो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलता है आपका इंटरव्यू मेथड के थ्रू, क्योंकि अगेन फेस टू फेस मोस्टली आपके इंटरव्यूज हो जाते हैं, तो उसमें जो आपकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको मिल जाती है, और जो भी क्लैरिटी चाहिए होती है वो भी आपका दे पाते हो आप अगले बंदे को। तो यहाँ पर लोग ना जब डायरेक्टली अप्रोच किए जाते हैं तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, इसीलिए रेस्पॉन्स रेट इंटरव्यू मेथड का ज़्यादा है। नाउ बात करेंगे रिलायबल एंड वैलिड रिस्पॉन्सेज मिलते हैं। तो इंटरव्यू मेथड क्या करता है, अलाउ करता है इंटरव्यूअर को टू क्लैरिफाई एनी डाउट दैट द इंटरव्यूई माइट हैव व्हाइल आस्किंग हिम और हर क्वेश्चंस। दिस हेल्प द रिसर्चर टू गेट रिलायबल एंड वैलिड रिस्पॉन्सेज। तो यहाँ पर दोनों लोग, जो आपके इंटरव्यूअर है और इंटरव्यूई है बेसिकली, जिनको हम बोल सकते हैं, या फिर आप कह सकते हो इन्वेस्टिगेटर है और आपका इंफॉर्मेंट है, तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, दोनों आपस में क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, आंसर दे रहे हैं। तो कभी भी कोई भी डाउट होगा तो उस डाउट पर क्या होगा, दोनों आपस में क्लैरिटी ले सकते हैं, और इससे जो आपका फाइनल रिस्पॉन्स होगा वो काफ़ी रिलायबल और वैलिड होगा। नेक्स्ट इज इनेबल रिएक्शन स्टडी। तो अगेन इंटरव्यू मेथड में आपका एक ऑप्शन मिलता है कि आप इन्फॉर्मेंट्स के रिएक्शंस को भी नोट डाउन कर सकते हैं जब भी वो कोई क्वेश्चन का आंसर देता है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो पाती है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इंटरव्यू मेथड। तो इन द इंटरव्यू मेथड the researcher can use the language of communication according to the standard of the information to obtain personal information of informants which are helpful in interpreting the result। तो बात करें इंटरव्यू मेथड में क्या होता है, जिस भी लैंग्वेज में आपका इंफॉर्मेंट कंफर्टेबल होता है उस लैंग्वेज में क्या किया जाता है, उस इंटरव्यू को प्रिपेयर किया जाता है या कंडक्ट किया जाता है। इससे जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है वो इजीली मिल पाती है और एक प्रॉपर कम्युनिकेशन या इफेक्टिव कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होता है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन जो है उसको कम चेंज किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द नीड और द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंफॉर्मेंट, और इससे एट द एंड में अगर हम बात करें तो आउटकम भी अच्छा आता है। अब बात करेंगे हम डीमेरिट्स की, डिसएडवांटेजेस क्या है इंटरव्यू मेथड के। तो अगेन बायस्ड मेथड ये भी है, बायस्डनेस बेसिकली इस मेथड में भी होती है, जैसा कि हमने ऑब्जर्वेशन मेथड में देखा था। तो द चांस ऑफ सब्जेक्टिव फैक्टर्स और द व्यूज ऑफ द इन्वेस्टिगेटर में कम इन आइदर नोइंगली और अननोइंगली। तो जब इंटरव्यू कंडक्ट होगा तो इन्वेस्टिगेटर क्वेश्चन पूछेगा, तो इन्वेस्टिगेटर के जो पर्सनल बायसेस हैं कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट करेंगे उस इंटरव्यू को, जिससे कि जो डेटा कलेक्शन है वो इम्पैक्ट होगा। अगेन एक इंडिविजुअल ही कर रहा है इस पर्टिकुलर मेथड को यूज, तो सब्जेक्टिव फैक्टर्स कहीं ना कहीं रहेंगे, या फिर आप कह सकते हो बायसेस जो होंगे इन्वेस्टिगेटर के वो नोइंगली अननोइंगली कहीं ना कहीं आ जाएंगे, तो वो इम्पैक्ट करेंगे आपके डेटा कलेक्शन में। और ट्रेनिंग नीड्स अगर हम बात करें तो इंटरव्यू मेथड जो है, जो इंटरव्यूअर्स हैं उनको ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इंटरव्यू लेना है किसी का और आपको ठीक से इंटरव्यू लेना नहीं आता, आपको उसके बेसिक्स नहीं पता, तो जो आपका एंटायर वर्क होगा रिसर्च का वो बेकार हो जाएगा अगर ट्रेनिंग ठीक से नहीं होगी आपके इंटरव्यूअर्स की या इन्वेस्टिगेटर्स की। नाउ नेक्स्ट इज एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग मेथड। तो ये हमारा जो मेथड है काफ़ी एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, क्योंकि जब बहुत सारे लोगों को आपको इंटरव्यू करना होता है इंडिविजुअली तो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, टाइम लगाना पड़ता है। और जब बहुत सारी इंटरव्यूज होते हैं अलग अलग लोकेशंस में होते हैं, तो आना जाना ट्रैवल करना पड़ता है उनसे कांटेक्ट करने के लिए। आजकल तो काफ़ी इजी हो गया है, क्योंकि आप गूगल मीट या फिर कोई भी लाइव
मीटिंग के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं आपस में बहुत सारे लोगों को लोकेटेड एट एनी प्लेस, बट अगेन टाइम तो लगता है इस पर्टिकुलर मेथड में। अब बात करेंगे कवरेज की, तो इंटरव्यू मेथड में भी हम अगर बात करें तो इसकी भी कवरेज नैरो होती है, क्योंकि जब फील्ड ऑफ इंक्वायरी बहुत ज़्यादा होगी तब आपका इंटरव्यू मेथड यूज़ नहीं किया जा सकता। जब बहुत सारे इंटरव्यूज हैं जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, तो उस केस में एक सिंगल इंटरव्यूअर के लिए पॉसिबल नहीं होगा सबको पर्सनली एक साथ में इंटरव्यू करना, और सबकी अवेलेबिलिटी एक साथ में मिले वो भी दिक्कत है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम है। तो नैरो कवरेज रहती है इस मेथड की भी। ओके, तो यहाँ पर हमारे जितने भी डिमेरिट्स थे हमने डिस्कस कर लिया। अब नाउ बात करेंगे मेथड नंबर थर्ड, हमारा जो है मेथड नंबर थर्ड, थ्रू लोकल रिपोर्टर्स एंड करस्पॉन्डेंट्स। तो लोकल रिपोर्टर्स एंड करस्पॉन्डेंट्स, आपने न्यूज़ चैनल्स देखे होंगे, न्यूज़ चैनल्स में न्यूज़ कवर करने के लिए रिपोर्टर्स रखे जाते हैं, तो ये मेथड भी प्राइमरी डेटा कलेक्शन का होता है। Under this method, local investigators or agents or correspondents are appointed in different parts of the area under investigation. This method is generally adopted by government departments in those cases where regular information is required. This method is also helpful for newspapers, magazines, radio and TV news channels. तो जो हमारे इस पर्टिकुलर मेथड में काम किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है, लोकल इन्वेस्टिगेटर्स या एजेंट्स या फिर करस्पॉन्डेंट्स को अपॉइंट किया जाता है अलग अलग लोकेशन से, और ये बेसिकली यूज होता है मेथड ज़्यादातर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जहाँ पर रेगुलर इन्फॉर्मेशन आपकी रिक्वायर्ड होती है, यानी डे टू डे बेसिस पे आपकी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है आपके कामों से कोई भी टास्क से रिलेटेड, तो उस केस में आपका ये मेथड यूज़ किया जाता है। इसके अलावा न्यूज़पेपर्स हो गए, मैगजीन्स हो गए, तो वहाँ पर भी इस पर्टिकुलर मेथड को यूज़ किया जाता है प्राइमरी डेटा कलेक्शन के लिए। Now, this method is mostly used when regular information is required and high degree of accuracy is not of much importance. तो इसका ध्यान रखिएगा, इस मेथड को तब यूज करना ज़्यादा रेलेवेंट माना जाता है जब आपको रेगुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए और एक्यूरेसी आपकी उतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती हो। अब बात करेंगे मेरिट की, जो कि हमारे हैं लोकल रिपोर्टर एंड करस्पॉन्डेंट मेथड के। तो सबसे पहला जो है मेरिट यानी कि एडवांटेज जो है हमारा वो है इकोनॉमिकल। सो दिस मेथड इज वन ऑफ द चीपेस्ट एंड इकोनॉमिकल मेथड फॉर एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा अमाउंट पे करना होता है, इनको कुछ अमाउंट पे करेंगे, ये न्यूज़ ला के दे देंगे आपको। तो काफ़ी इकोनॉमिकल मेथड है, चीपेस्ट है और इकोनॉमिकल मेथड है, और इसके जो रिजल्ट हैं वो काफ़ी फास्ट मिलेंगे। सो दिस मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन प्रोवाइड इजी एंड प्रॉम्प्ट रिजल्ट। आपको फास्ट रिजल्ट मिलेंगे, प्रॉम्प्ट रिजल्ट मिलेंगे, इजी रिजल्ट मिलेंगे। आपको सिर्फ पे करना है लोकल रिपोर्टर्स, एजेंट्स या करस्पॉन्डेंट्स को, और वो अलग अलग लोकेशंस में होंगे, तो आप चाहें तो मल्टीपल लोकेशंस एक साथ में कवर अप कर सकते हैं और आपको रिजल्ट भी जल्दी मिल जाएगा एज कम्पेयर टू अदर मेथड्स। वाइड कवरेज है, जैसा आपको बोला बहुत सारे रिपोर्टर्स आप एक साथ में हायर कर सकते हैं अलग अलग लोकेशंस के लिए, इससे आपका जो कवरेज एरिया है वो भी बढ़ जाता है। सो दिस मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन हेल्प्स रिसर्चर टू कवर अ वाइड एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन विद ईज। ओके, तो मेथड हमारा इकोनॉमिकल है, फास्ट रिजल्ट देता है, वाइड कवरेज है। अब बात करेंगे इसके डीमेरिट्स की, यानी कि क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है हमारा वो है ये अनरिलायबल मेथड है। फास्ट रिजल्ट्स तो आपको मिलेंगे इस पर्टिकुलर मेथड में, लेकिन जो रिजल्ट होंगे वो कंप्लीटली रिलायबल रिजल्ट नहीं होंगे, ठीक है। नाउ सेकंड, अगर हम बात करें, कभी कभी आपको जो रिजल्ट मिलेंगे वो रफ भी होंगे, ठीक है। दिस मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन ओनली गिव्स अप्रॉक्सीमेट एंड रफ रिजल्ट। तो जो भी आपको रिजल्ट मिलेगा इस पर्टिकुलर मेथड में वो एक अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट होगा, एक्यूरेट नहीं होगा, 100% एक्यूरेसी नहीं होगी जब भी आप किसी थर्ड पार्टी के थ्रू डेटा कलेक्ट करेंगे और वो थर्ड पार्टी आपकी रिपोर्टर या रेस्पोंडेंट होगी। तो प्राइमरी डेटा कलेक्शन की अगर मैं बात करूं, जब भी आप लोकल रिपोर्टर या रेस्पोंडेंट से कराओगे तो वो रफ या फिर आपको अप्रोक्सीमेट रिजल्ट ही देंगे। नाउ नेक्स्ट मेथड हमारा है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नॉट सूटेबल इन हाई एक्यूरेसी केसेस। तो वो केसेस जहां पर हाई एक्यूरेसी रिक्वायरमेंट होती है इस मेथड को आप नहीं यूज कर सकते। इससे आपको फास्टर डेटा तो मिल जाती है, बट हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी जो आप चाहते हैं अब अगर किसी पर्टिकुलर रिपोर्ट के लिए, तो वो नहीं मिलती, ठीक है। तो ये मेथड नहीं है गुड इफ यू वांट हाई एक्यूरेसी। पर्सनल बाइसेस की बात करें तो अगेन पर्सनल बाइसेस इस पर्टिकुलर मेथड में भी होते हैं। In this method of data collection, the agent or reporter or correspondent uses his own judgment. His personal bias may affect the accuracy of the information sent. तो जो भी रिपोर्टर्स हायर किए जाएंगे या करस्पॉन्डेंट या एजेंट्स हायर किए जाएंगे, उनका ओन जजमेंट कहीं ना कहीं आपके डेटा कलेक्शन के टाइम पे होगा, और वो आपकी जो एक्यूरेसी है उसको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा।
ठीक है। तो इसमें इन्वॉल्व होते हैं पर्सनल बायसेस एजेंट, रिपोर्टर या करस्पॉन्डेंट के, जो कि अफेक्ट करते हैं एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन को। अब बात करेंगे हमारे मेथड नंबर 4 की। आई वांट टू डिस्कस इट क्विकली, क्वेश्चनायर्स एंड शेड्यूल मेथड। तो दोनों को थोड़ा अलग अलग करके करेंगे। मेथड सिमिलर है लेकिन दोनों के यूजेज अलग अलग हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वन बाय वन। जो हमारे क्वेश्चनायर एंड शेड्यूल मेथड है, बहुत ही पॉपुलर एंड मोस्ट कॉमनली यूज मेथड है प्राइमरी डेटा कलेक्शन के। और दोनों ही मेथड में क्या होता है, लिस्ट ऑफ क्वेश्चन अरेंज किए जाते हैं सीक्वेंस में। जो भी इन्वेस्टिगेशन आप करना चाहते हो तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, और उन क्वेश्चंस के आंसर्स हम क्या करते हैं, अपने रिस्पोंडेंट से फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, दोनों मेथड सिमिलर हैं लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस है इनके अंदर, यूजेज में कैसे इनको मेथड्स को अप्लाई किया जाता है। तो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने क्वेश्चनायर मेथड की। तो क्वेश्चनायर जो हमारा मेथड है, इस मेथड में क्या होता है, जो क्वेश्चनायर्स है मतलब एक बेसिकली आपका क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है जिसमें आपके टिक मार्क वाले ऑप्शंस होते हैं। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं आपके। तो क्वेश्चंस होंगे रेलेवेंट आपके डेटा से, आपके रिसर्च वर्क से रिलेटेड, और उसके कुछ ऑप्शंस होंगे। और इस पर्टिकुलर जो हम क्वेश्चन पेपर होता है उसको बोलते हैं क्वेश्चनायर। तो क्वेश्चनायर भेजा जाता है पर्सनली या पोस्ट के थ्रू जितने भी इंफॉर्मेंट्स हैं उनको, और उस पर एक रिक्वेस्ट होती है कि वो आंसर करें और रिटर्न करें उस पर्टिकुलर क्वेश्चनायर को। सो ध्यान दीजिएगा, इन द क्वेश्चनायर मेथड, questionnaires are sent personally or by post to the informants with a request to answer the questions and return it. Now, if the questionnaire is posted to informant, then it will be called a mail questionnaire. अगर क्वेश्चनायर आपने डायरेक्टली भेजा है, पर्सनली भेजा है, मतलब खुद ही जाके डिलीवर करके आए हैं, तो इट्स ओके। अगर आप पोस्ट के थ्रू भेजेंगे तो उसको मेल क्वेश्चनायर बोलेंगे। And the questionnaire are now also sent through emails depending upon the nature of study and availability of time and resources. After receiving the questionnaire, the informant read the questions and record their responses in the space provided for the purpose of the questionnaire. तो यहाँ पर आपका एक पूरा क्वेश्चनायर बना होगा, क्वेश्चन होगा, उसमें ऑप्शंस होंगे या फिर आपका ब्लैंक स्पेस होगा जिसमें आपका जो इन्फॉर्मेंट है वो आंसर देगा, और इसको फिल करने के बाद में वो आपको भेज देगा आपके एड्रेस पे ताकि आप उसको चेक कर सकें। तो क्वेश्चनायर मेथड में क्वेश्चनायर्स प्रिपेयर किए जाते हैं, उनको भेजा जाता है इन्फॉर्मेंट्स को या रेस्पोंडेंट्स को, और रेस्पोंडेंट उनको फिल करते हैं और फिर वापस भेज देते हैं आपके रिसर्चर को। ठीक है, मेल के थ्रू होगा तो मेल क्वेश्चनायर है, ईमेल के थ्रू होगा तो ईमेल क्वेश्चनायर होगा वो। अब बात करेंगे मेरिट्स की, कौन कौन से मेरिट्स हैं हमारे क्वेश्चनायर मेथड के। तो सबसे पहला मेरिट है वाइड कवरेज। तो बहुत सारे लोगों को आप कवर कर सकते हो इस मेथड के थ्रू। तो दिस मेथड हैज अ वाइड कवरेज एज इट कैन कवर ऑल द इंफॉर्मेंट्स हु आर स्प्रेड ओवर अ वास्ट जियोग्राफिकल एरिया। तो दूर दूर के लोगों तक पहुंचने के लिए बहुत अच्छा मेथड है, इजी मेथड है, वाइड कवरेज प्रोवाइड करता है, और बहुत सारे इंफॉर्मेंट्स को आप क्या कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं इस मेथड के थ्रू। यहाँ पर आपको मोस्टली जो डेटा मिलती है, अगर कोई रेस्पोंडेंट आपको रिप्लाई करता है तो ओरिजिनल डेटा मिलती है। So under this method, the respondents can take the required time and space to answer the questions. This way, the researcher can obtain the original data. तो जब आप क्वेश्चनायर भेजेंगे तो जो रेस्पोंडेंट होगा उसके पास में काफी टाइम होता है, स्पेस होता है, जब मर्जी तब वो आंसर अपना फिल कर दे, और इससे जो आपको डेटा मिलेगी वो मोस्टली ओरिजिनल डेटा ही मिलती है। ठीक है। सो अब बात करेंगे हमारी थर्ड पॉइंट की। तो थर्ड पॉइंट इज द अफोर्डेबल मेथड। तो ये मेथड हमारा क्या है, काफी अफोर्डेबल है, चीप एंड मोस्ट अफोर्डेबल मेथड है, बिकॉज द मेलिंग कॉस्ट इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ पर्सनल विजिट। तो पर्सनल इंटरव्यू के कंपैरिजन में तो जो कॉस्ट हम बेयर करेंगे इस पर्टिकुलर मेथड में वो काफी कम होगी। ये थोड़ा अनबायस्ड मेथड है। अभी अनबायस्ड क्यों है, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर सिर्फ क्वेश्चन ड्राफ्ट करेगा और आपका वो क्वेश्चन आर भेज देगा, किसी भी तरीके से वो रेस्पोंडेंट के साथ में इंडल्ज नहीं होता। तो इसलिए हमारा जो मेथड है ये अनबायस्ड मेथड है। नाउ जो रिजल्ट मिलते हैं वो रिलायबल होते हैं। तो अंडर दिस मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन लार्ज सैंपल्स कैन बी कवर्ड एंड दस द रिजल्ट ऑब्टेन्ड आर मोर रिलायबल एंड डिपेंडेबल यू कैन से। तो जो रिजल्ट है वो आपका रिलायबल होगा क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो इसमें कवर अप हो सकते हैं, और आपने भी पढ़ा है जितना बड़ा सैंपल होगा उतने ही चांसेस होंगे आपके डेटा के मोर रिलायबल और डिपेंडेबल होने के। ओके। अब बात करेंगे डीमेरिट्स के बारे में। तो क्वेश्चनर मेथड्स के कौन कौन से डीमेरिट्स हैं। सबसे पहला, इसमें आपका जो रिस्पॉन्स है वो डिलेड हो सकता है। So under this method, the respondents may not return or return the questionnaire very late. अब again dependent है, जो respondent है हो सकता है वो
क्वेश्चनर मिले और उसको टाइम ही ना मिले फिल करने का, तो जिससे वो कभी रिटर्न ही नहीं करेगा, या रिटर्न करेगा तो हो सकता है 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, अपने कन्वीनियंस तो यहाँ पे रहेगी रहेगी रेस्पोंडेंट के। तो दैट वे दिस कैन डिले द एंटायर रिसर्च वर्क। एंड सेकेंड इज नॉट यूजफुल फॉर अनएजुकेटेड रेस्पोंडेंट। तो हमारा जो क्वेश्चनर मेथड है सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए ज़्यादा बेस्ट है, अनएजुकेटेड रेस्पोंडेंट्स के लिए नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब हमारे रेस्पोंडेंट एजुकेटेड हैं एंड कोऑपरेटिव हैं तभी आपका ये मेथड यूजफुल है, अदरवाइज यूजफुल नहीं होगा। No modification possible. So in this method of data collection, the investigator cannot modify the questionnaire once it is dispatched. तो एक बार आपका जो क्वेश्चनर बन गया और आपने भेज दिया, उसके बाद में उसमें कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता। आप ये चेंजेस जो पॉसिबिलिटी है वो है ही नहीं इस मेथड में। नाउ रिप्रेजेंटेशन इशू, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डीमेरिट है क्वेश्चनर मेथड का। तो जो क्वेश्चनर मेथड है इसमें जो डेटा कलेक्ट की जाती है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है वैलिडेट करना कि जो रेस्पोंडेंट है क्या उसने ही उस क्वेश्चनर को फिल कराया। अब देखिए, आप क्वेश्चनर भेज रहे हैं रेस्पोंडेंट को, उसको मिला भी लेकिन उसने फिल नहीं किया, किसी और को दे दिया, उसने फिल कर दिया। तो अब इससे पता नहीं लगा सकते जब आपको वापस आएगा क्वेश्चनर कि एग्जैक्टली या तो आपका जो रेस्पोंडेंट है उसी ने फिल किया है, किसी और ने फिल करा है। रिप्रेजेंटेशन फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट है इस मेथड में। ठीक है, तो अब बात करेंगे हमारे अगले मेथड के बारे में, जो कि हमारा है शेड्यूल मेथड। ओके, so under this method, a list of question is used to collect the data from the field. This is generally filled in by the researcher or the enumerator. ध्यान दीजिएगा, पहले मेथड जो हमारा क्वेश्चनर मेथड था उसमें क्वेश्चनर बनाया जाता है और पर्सनली डिलीवर कर दिया जाता है रेस्पोंडेंट्स को, या फिर पोस्ट कर दिया जाता है, ईमेल के थ्रू भेज दिया जाता है। शेड्यूल मेथड में क्वेश्चनर बनाया जाता है और जो रिसर्चर होता है वो क्या करता है, अप्रोच करता है इंडिविजुअल्स को और उन क्वेश्चंस के आंसर्स को खुद फिल करता है। तो रिसर्चर्स होते हैं, नंबरेटर्स होते हैं, जो कि क्या है, खुद जाकर फील्ड में ये फिल करते हैं। अब मेरिट्स क्या क्या रहेंगे हमारे शेड्यूल मेथड के, तो this method is useful for uneducated respondents as well. So this method of data collection is useful in those cases where the informants are illiterate or uneducated. तो जो ये मेथड है हमारा शेड्यूल मेथड, अब देखिए यहाँ पर रिसर्चर या एनुमरेटर खुद जाएगा रेस्पोंडेंट के पास में, उनसे वो क्वेश्चन पूछेगा जो कि आपके क्वेश्चनर में होंगे, और उन क्वेश्चन को उनको समझा के उनका जो भी आंसर है वो ले लेगा और अकॉर्डिंगली फिल कर देगा उस फॉर्म को। तो ये जो अनएजुकेटेड रेस्पोंडेंट्स हैं उनके लिए भी काफ़ी यूजफुल मेथड हो जाता है। चाहे रेस्पोंडेंट आपके इलिटरेट हो या अनएजुकेटेड हो, उसमें शेड्यूल मेथड आपका काफ़ी बेस्ट मेथड है। नाउ एलिमिनेशन ऑफ नॉन रेस्पॉन्स टाइम, अब अगेन इस मेथड में क्या हो रहा है, जो आपके रिसर्चर हैं या नंबरेटर हैं वो पर्सनली जाते हैं, इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करते हैं आपके जो रेस्पोंडेंट्स हैं उनसे, और इससे जो प्रॉब्लम है नॉन रिस्पॉन्स वाली, जो कि हमने देखा था क्वेश्चनर मेथड में होता था लेट रिस्पॉन्स या डिलेड जो रिप्लाई हैं, तो वो अवॉइड हो जाते हैं इस मेथड में। अब ये जो डेटा कलेक्ट होती है वो रिलायबल होती है। अगेन दिस मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन इज वेरी यूजफुल इन एक्सटेंसिव स्टडीज एंड हेल्प टू ऑब्टेन मोर रिलायबल डेटा। अगेन इसमें भी आपकी जो डेटा है वो काफ़ी रिलायबल है, as we discussed in the questionnaire method. Now demerits की बात करेंगे शेड्यूल मेथड के, तो सबसे पहली बात है ये एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। This method is very expensive and time consuming method as enumerators are paid persons and have to be trained. तो जो enumerators होते हैं या researcher होता है उसको कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को पर्सनली विजिट करना पड़ता है, अपना टाइम देना पड़ता है। अगर कोई एनमरेटर हायर किया जाता है तो उसको पे करना पड़ता है, उसको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। तो इसीलिए जो हमारा शेड्यूल मेथड है ये क्या है, एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग मेथड। और लैक ऑफ ओरिजिनल रिस्पॉन्सेज, कभी कभी ये भी होता है कि जो रिस्पॉन्स मिलेंगे वो आपका ओरिजिनल ना हो। So in this method, the enumerators are present to fill the response. That way, the respondents may not respond to some personal questions. तो देखिए, अब जो एनमरेटर्स होते हैं या फिर रिसर्चर होता है वो सामने प्रेजेंट होता है आपके रेस्पोंडेंट के और क्वेश्चन पूछ रहा होता है, तो उस केस में हो सकता है कुछ ऐसे पर्सनल क्वेश्चंस हो जो कि रेस्पोंडेंट आंसर ना करे आपको, तो उस टाइम पर आपको ओरिजिनल रिस्पॉन्स ना मिले, और अगर आंसर भी होंगे तो हो सकता है कि वो आपको सही आंसर ना दे। और लास्ट हमारा रहता है कमिटमेंट इशू। So in this method, the reliability of data collected depends upon the sincerity and the commitment of the enumerator. तो जो हमारा शेड्यूल मेथड है, देखिए अगेन एनमरेटर्स हैं, रिसर्चर है, वही इस मेथड को कंडक्ट करेगा। तो जितने सिंसियर वो होंगे, जितना कमिटेड वो होगा, उतना ही
आपको डेटा कमिटेड मिलेगा, रिलायबल मिलेगा, लेकिन कमिटेड लोग और सिंसियर लोग का मिलना दैट इज समहाउ अ लिटिल डिफिकल्ट। तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि खुद ही एनमरेटर फॉर्म फिल कर देते हैं, और आपको पता है जब एक एनमरेटर अपनी मर्जी से फॉर्म फिल करेगा तो वो डेटा रिलायबल नहीं होगी। ओके, तो आई एम श्योर कि जितने भी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और शेयर भी कर दीजिएगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड परफॉर्म बेस्ट इन योर